हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आपको थंबनेल से समझ आ गया होगा, हम यहाँ पर एसएससी जेईई और आईईएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, बट यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा। आपको उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी तक हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हो पुरानी क्वेश्चंस वाली, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, नीचे आपको लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हो। क्वेश्चन का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा। आज भी वैसा ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉम से पूछा गया है। कहा गया हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन फ्री स्पेस। सिंपल से पूछा गया कि कोई भी पार्टिकल फ्री स्पेस में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहती है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 रहती है, इसमें किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जा रही है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है। और आइसेंट्रोपिक का हमें पता है कि एंट्रोपी यहाँ पे क्या रहती है, एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। इतना हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कहा गया कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बी तो करेक्ट है, बी तो इनकरेक्ट नहीं है। ए की बात कर लेते हैं। ए में कहा गया डी एस इक्वल टू 0। डी एस का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी। अगर चेंज इन एंट्रोपी 0 इसका मतलब क्या हुआ, डी एस का मतलब क्या हुआ, S2 माइनस S1 0 के बराबर है। इसका मतलब S2 इक्वल्स टू S1। इसका मतलब भी तो यही है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो ए वाली स्टेटमेंट है वो भी सही है। सी स्टेटमेंट में क्या आ गया, चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर यहाँ पर 0 होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं वहाँ पे हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो सी भी सही है। इसका मतलब जो डी है वही स्टेटमेंट गलत है। आपको यही बताना था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, और आपने यहाँ पे सेकंड्स में आंसर बता दिया। बहुत बढ़िया। इसी के साथ चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में कहा गया। पेल्टन टरबाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी रहती है। आपने न्यूमेरिकल्स किए भी होंगे, हमने पढ़ाया भी आपको, वहाँ पर हमने देखा तो जो जनरली वैरी करती है ये 0.88, 0.89, 0.9% तक, 0.93 मतलब 90% तक एफिशिएंसी यहाँ पर रहती ही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा 0.85, क्योंकि इसके आसपास आपको 0.85 ही देखने को मिलेगा, मतलब 85% तक की एफिशिएंसी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस वो हैं जो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आईईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैकेनिकल वालों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया ओवरऑल एफिशिएंसी, पेल्टन टरबाइन है, पेल्टन टरबाइन की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 70% है। क्लियर हो गया। और मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी 85%, ये आपको गिवन है। आपको बताना हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ, फिर से डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी की, ओवरऑल एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ओवरऑल एफिशिएंसी आपको कितनी गिवन है यहाँ पे 70%। इसकी जगह मैं 0.7 लिख सकता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया, किसी को डाउट रहा है, जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो 70 डिवाइड बाई 100 कर लो। 70% है ना, 70% का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई 100, ये कट जाएगा तो 0.7 आ जाएगा। ओवरऑल एफिशिएंसी का 0.7 लिख दिया। मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको गिवन है क्या, मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको गिवन है 85, तो 0.85 बन जाएगा इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट वगैरह करोगे आपका जो आंसर है वो 0.82 कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। कहा गया कौन सा टरबाइन, वाटर टरबाइन, इसमें ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती। हमने पढ़ा है प्रॉपर टरबाइन के बारे में, हमने पढ़ा है पेल्टन टरबाइन, केपलर टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, सभी हमने पढ़े हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था जब हम पेल्टन टरबाइन पढ़ रहे थे बी ऑप्शन वाला, वहाँ पर हमने किसी तरह का ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में नहीं पढ़ा था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर है, अगर आपके बेसिक्स कवर नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कई सारी वीडियोस मिलेंगी, वहाँ पे लिंक आप जाके उनके वहाँ पे लिंक मिलेंगे, वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हो और अपने बेसिक्स जो है वो कवर कर सकते हो। इसी के साथ हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो कब होता है। यूनिफॉर्म फ्लो कब होता है। ए ऑप्शन में कहा गया तब जब फ्लो स्टेडी रहता है। बी ऑप्शन में कहा गया फ्लो जब स्ट्रीमलाइन रहता है। सी ऑप्शन में कहा गया साइज़ और शेप की अगर हम बात करें पर्टिकुलर लेंथ में वो कांस्टेंट रहता है, साइज़ भी कांस्टेंट, शेप भी कांस्टेंट। और डी में कहा गया साइज़ और क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता रहे, तभी जो है यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, एफएम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। या फिर आपको पर्टिकुलर कोई भी सेक्शन चाहिए ना, कोई भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती है, उस टॉपिक का नाम लिखो और साथ में अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स लिखो, सर्च करो, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में हमने पढ़ा था। बिल्कुल हमने जितने भी टाइप्स थे फ्लो के सबके बारे में पढ़ा था। जब हमने यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है वो स्पेस के टाइम, जो वेलोसिटी है भी किसी भी स्पेस के अकॉर्डिंग देख लोगे वो वैरी नहीं करती, चेंज नहीं होती। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, जो क्रॉस सेक्शन वगैरह है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऐसा सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका।
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक बिल्कुल फिर से बेसिक से क्वेश्चन है, टॉम का क्वेश्चन है। हमारे चैनल पर टॉम की भी प्लेलिस्ट है जहाँ पर एसएससी जेईई के जो बेसिक्स हैं वो सब कुछ क्लियर किया है। यहाँ पर बताया है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स डज नॉट हैव सेंट्रल लोड अटैच टू द स्लीव्स। कौन सा गवर्नर है जिसके स्लीव्स में सेंट्रल लोड नहीं होता। हमें पता है कि जो वॉट गवर्नर है वही है जहाँ पर मास वगैरह नहीं अलग से हम अटैच वगैरह करते, बाकी सब में रहता ही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि वॉट गवर्नर जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया स्क्रीन में आपके, यहाँ पे छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। आपको बता दूं पहले, अगर एसएससी जेईई वाले तो डरना मत, ये आईईएस का क्वेश्चन है। आईईएस वाले क्वेश्चन क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर 2 में भी काम आ सकते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, एक तरफ आपको हीट ट्रांसफर की वैल्यूज गिवन है और दूसरी तरफ आपको वर्क ट्रांसफर की वैल्यूज गिवन है, और ये कोई प्रोसेस है उनके बारे में लिखा हुआ 4 तरह के प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर इतना हो रहा है, वर्क ट्रांसफर इतना हो रहा है, ये सभी वैल्यूज आपको यहाँ पे सिंपल गिवन है। यहाँ से पूछा गया, आपको कहा गया थर्मल एफिशिएंसी और वर्क रेशियो बताना है। थर्मल एफिशिएंसी कितनी होगी, वर्क रेशियो कितना होगा रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले थर्मल एफिशिएंसी होगी फिर वर्क रेशियो, थर्मल एफिशिएंसी वर्क रेशियो कौन सा सही है ये आपको बताना है, ऑर्डर आपको पहचानना है। जिनको भी फॉर्मूलाज वगैरह पता है वो खुद से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, जिनको नहीं पता वो हमारे साथ देखो कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करिए एफिशिएंसी की, थर्मल एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि कितना आपको आउटपुट मिला और कितना आपने इनपुट दिया, यही होता है ना एफिशिएंसी, कितना आपको आउटपुट मिला और कितना आपने इनपुट दिया था। आउटपुट मिलने का मतलब क्या है कि कितना वर्क आपको मिला, नेट वर्क ना। आउटपुट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो नेट वर्क होगा वही आपका आउटपुट होगा, और इनपुट क्या होगा, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वही आपका इनपुट हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है। हम पहले क्या करेंगे, जो टोटल हीट ट्रांसफर है, टोटल हीट ट्रांसफर नहीं, जो टोटल वर्क ट्रांसफर है, नेटवर्क हम निकालेंगे। नेटवर्क हम कैसे निकालेंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। 300 में 250 ऐड कर लो, 550, 100 माइनस कर देना, 450, 250 माइनस कर देना, 200 के करीब आ जाएगा। तो नेट वर्क जो आपके पास आ जाएगा वो 200 किलो जूल आ गया। यहाँ पे तो किसी तरह का डाउट नहीं है, हमने नेट वर्क निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट क्या है, जो आपको वर्क मिला नेट, क्योंकि यहाँ पर एक वर्क ऐसा है जो वर्क आपके सिस्टम ने किया, एक वर्क ऐसा है जो आपके सिस्टम पर किया गया, ठीक है। तो आपको नेट वर्क निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ये सब कुछ हम बेसिक्स पहले कवर कर चुके हैं। नेट वर्क हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर आ गया 200, ये हमने ऊपर की तरफ लिख दिया क्योंकि ऊपर की तरफ हमें आउटपुट लिखना था और नीचे की तरफ इनपुट लिखना था। इनपुट क्या होता है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, और हीट आपने क्या सप्लाई किया है, मतलब जो एनर्जी आपने ऐड करवाई है वो 300 करवाई थी ना, 300 किलो जूल, क्योंकि ये तो हीट रिजेक्टेड है ना, तभी माइनस वाला साइन है। जो हीट आपने सप्लाई किया था, जो आपने इनपुट दिया था, वो इनपुट आपने ये वाला दिया था, तभी प्लस वाला साइन है। अब ये सिंपल सा आ गया, इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.66 कुछ आ जाएगा ना। अगर परसेंट पे कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते आप, तो 66% आ जाता। तो यहाँ पे 0.66 आपके पास आ चुका है। ये 0.66 आपके पास क्या आया, थर्मल एफिशिएंसी। आपको परसेंटेज में निकालनी थी ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 66% आपके पास आ चुकी है। 66% आपको सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, थर्मल एफिशिएंसी से आपको आंसर क्लियर हो गया बिल्कुल। बट फिर भी हम आगे की तरफ चलेंगे। मान के चलो आपको 66% किसी और ऑप्शन में भी होता। अब आपको वर्क रेशियो निकालने है, वर्क रेशियो में निकाल देते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वर्क रेशियो होता क्या है, वर्क रेशियो किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास जो नेट वर्क है, नेट वर्क डिवाइडेड बाय जो वर्क हुआ है, मतलब वर्क डन, मतलब जो वर्क पॉजिटिव वर्क बोलेंगे ना, जो वर्क आपको मिला है, जो वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया है, पॉजिटिव वर्क बोल दो या फिर वर्क डन बोल दो, जो मर्जी बोल दो। ये फॉर्मूला आपके पास वर्क रेशियो का। क्लियर हो गया। अब नेट वर्क कितना आपके पास, नेट वर्क हमने अभी देखा 200 के करीब था, 200 किलो जूल नेट वर्क था। और पॉजिटिव वर्क आपको कितना मिला है, पॉजिटिव वर्क आपको 300 + 250 कितना हो गया, 550 हो गया। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये कट जाएंगे और इसको सॉल्व करोगे तो 0.36 के करीब आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कि इसमें किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है ना, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। नेक्सट क्वेश्चन में कहा गया इनमें से कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव आपको बताना है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको बताना चाहूँगा। ये सिर्फ रिविजन क्लासेस है जहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक हम सभी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो डेंसिटी, एंट्रोपी, विस्कोसिटी कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, हमें पता है। एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव है, ये तो हो नहीं सकता। ये जिस भी ऑप्शन को निकाल दो, इस ऑप्शन में 2 है, ये हो नहीं सकता। इस ऑप्शन में 2 है, ये हो नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये आंसर हो जाएगा। डेंसिटी और विस्कोसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आगे चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको वीडियोस बुक्स वगैरह चाहिए टेक्निकल पोर्शन के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक के भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके देख सकते हो। ऑरसेट अपैरेटस के बारे में कहा जा रहा है। ऑरसेटस जो अपैरेटस है वो आपको क्या देता है, ए ऑप्शन में कहा गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, बी में कहा गया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर बता दिया करो, ठीक है, उसके बाद टैली क्या करना।
तो ए ऑप्शन में कहा गया सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट सही है, बी में कहा गया सिर्फ सेकंड सही है, सी में कहा गया दोनों सही हैं, डी में कहा गया कोई भी सही नहीं है। तो ऑफसेट ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का नहीं पता तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का मतलब है मास एनालिसिस। जैसे वो वॉल्यूम का एनालिसिस है वैसे जो सेकंड वाला है वो मास का एनालिसिस है। अब आपको समझ आ गया होगा ऑफसेट जो एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ऑपरेटर्स वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए। मतलब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सॉरी बी ऑप्शन नहीं ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाला। इसी के साथ हम चलेंगे अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कहा गया है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कहा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ती जाती है, ए ऑप्शन में ये कहा गया है। बी ऑप्शन में कहा गया थर्मल कंडक्टिविटी जो नॉन मेटालिक लिक्विड्स की है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है, ठीक है। थर्ड में कहा गया थर्मल कंडक्टिविटी जो गैसेस और लिक्विड्स की है वो जनरली कम होती है सॉलिड से। अब ये बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन से आप कह सकते हो पूछा गया है। एक तो ये तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता जाएगा तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होती जाती है ना। इसलिए आप देखते हो अगर आप एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी वगैरह वहाँ पे इस तरह के मटेरियल्स को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना वो कम होती जाती है। वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाना पड़ता है तो थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी जो है नॉन मेटालिक लिक्विड्स की वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती जाती है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला K=Q/L डिवाइड बाई A/∆T। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है ना। तो डेल्टी नीचे की तरफ है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, बिल्कुल सही है। सेकंड भी सही है और थर्ड भी बिल्कुल सही है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है गैसेस की और लिक्विड्स की जो है सॉलिड से कम होती है। ऑब्वियस ही बात है, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है ना। तो थर्ड भी स्टेटमेंट जो है सही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही थी। वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर कुछ भी आपको बेनिफिट हो रहा है वीडियो में तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में। हम क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाना चाहते हैं, छोटा सा टारगेट रखेंगे। जब भी किसी भी पर्टिकुलर वीडियो में 24 घंटे के अंदर 500 व्यूज़, सिर्फ 500 व्यूज़ बोल रहा हूँ, 500 1000 भी नहीं बात कर रहा, सिर्फ 500 व्यूज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे आज की वीडियो अगर 24 घंटे के अंदर इसमें 500 व्यूज़ आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी 20 क्वेश्चन की आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ 500 व्यूज़ चाहिए। जैसे ही 24 घंटे के अंदर किसी वीडियो में 500 व्यूज़ आते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी जो क्वांटिटी है वो 20 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम एक छोटा सा रेंज रख के चलेंगे। और यहाँ पे हम टारगेट रख रहे हैं सिर्फ 100 लाइक्स का, सिर्फ 100 लाइक्स का यहाँ पे टारगेट है। अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके यूट्यूब में कोई नहीं ला रहा जो डेली बेसिस पे आपको करवाएगा। जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए बड़े बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। आगे चलेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या डिफाइन करता है, ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें टेम्परेचर के बारे में पता लगता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कौन से टाइप में, इन विच, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, यहाँ पर ध्यान से आंसर बताना है। कहा गया है इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज ए पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज्ड। कौन सी वेल्डिंग की टाइप है जहाँ पे हम पूल यूज़ करते हैं मोल्टन मेटल का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्लैग वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोस्लैग में हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल के पूल को यूज़ करते हैं। इन सभी वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में हम समझ चुके हैं, सभी पर्टिकुलर 4 वीडियोज़ हैं, 4 वीडियोज़ नहीं मतलब चारों टाइप्स के बारे में समझ चुके हैं। और भी कई सारे टाइप्स के बारे में समझाया है, वेल्डिंग वाली प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाके वीडियोज़ देख सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्लैग और सबमर्ज में रहता है, तो इलेक्ट्रोस्लैग में हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल का जो पूल जो है वो मोल्टन मेटल का यूज़ करते हैं। बट जब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की बात आती है ना, वहाँ पे हम फ्लक्स का पूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है छोटा सा, यहाँ पे कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 15th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया आपके स्क्रीन में क्वेश्चन, ओल्डहैम कपलिंग जो है वो किसका इन्वर्जन आपको बताना है। फिर से टर्म का क्वेश्चन है, ओल्डहैम जो कपलिंग है वो किसका इन्वर्जन है। ए में कहा गया 4 बार चेन का, बी में कहा गया 6 बार चेन, सी में कहा गया सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डी में कहा गया डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रखता हूँ होमवर्क, ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, ठीक है। ऐसे मुझे पता है कि आप कई सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे। इस 15th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ, जैसे 4-5 आंसर आएंगे इसके तो मैं आपको ओरिजिनल आंसर जो है